ये नहीं है क्या? अच्छा, इस प्रश्न को जरा ध्यान से समझने का प्रयास करिए। ये प्रश्न जो हमने एवरेज का एक फार्मूला नहीं बताया था स्टार्टिंग में, सेम वही है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। जैसे किसी प्राथमिक विद्यालय में, अच्छा ऐसे प्रश्न नहीं आते एग्जाम में, ऐसे प्रश्न देखो कैलकुलेटिव प्रश्न नहीं आते। आजकल के एग्जाम का ट्रेंड जो है प्रश्न को कैलकुलेटिव ना करके वो कंसेप्चुअल बनाता है ना, लॉजिकल प्रश्न आते हैं, सिंपल रहेंगे लेकिन लॉजिक पर रहेंगे। ये क्या है? कैलकुलेटिव है। किसी प्राथमिक विद्यालय में 60 लड़के प्रत्येक 12 वर्ष के, 40 लड़के प्रत्येक 13 वर्ष के उम्र के, और 50 लड़के प्रत्येक 14 वर्ष की उम्र के, और 50 लड़के प्रत्येक 50 वर्ष की उम्र के हैं। तो लड़कों का औसत बताइए। ओवरऑल एवरेज के बारे में आपसे बात की। अब देखो यहाँ पे आपको सम निकालना पड़ेगा सबका। मैं अगर आपसे बात करूँ कि 60 लड़के हैं और प्रत्येक 12 वर्ष के हैं, तो टोटल सम निकालने के लिए क्या करेंगे? 60 × 12। तो ओवरऑल जब आप सॉल्व करेंगे तो 60 × 12, ठीक है, तो यही सम आएगा ना। अब ये तो बात समझ ही रहे हो। प्लस और कौन कौन है भाई? आगे देखिए 40 लड़के 13 वर्ष के, तो 40 × कितना? 13, प्लस 50 लड़के कितने? तो 50 × कितना? 14, और प्लस कितना है इसमें? 50 लड़के 15 वर्ष के, तो 50 लड़के 15 वर्ष के डिवाइड बाई कुल कितने लड़के, तो सबको जोड़ दीजिए। 60 प्लस कितना? ये वाला 40 प्लस 50 प्लस 50, है ना। यही सब स्टूडेंट हैं। और इसके बाद जो सॉल्व करने के बाद आएगा वही आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। अच्छा ये वाला है ना। तो ये प्रश्न कभी जल्दी नहीं आते क्योंकि इसमें कोई लॉजिक नहीं है। ये जो आपने एवरेज का फार्मूला पढ़ा उससे रिलेट कर गया, बाकी कोई बात तो है नहीं। तो ऐसे प्रश्न आएंगे नहीं। केवल एक ही क्वेश्चन होगा भी तुम्हारे सेट में, ये वाला, है ना। वेराइटी को कंप्लीट करने के लिए बस है ये। मान लो सॉल्व करने के बाद आपका आ जाएगा 13.45। हाँ, अब यहाँ से देखिए प्रश्न बढ़िया है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। बोला है कि 8 व्यक्तियों का औसत वजन कितना है? 1.5 kg बढ़ता है। 8 व्यक्तियों का औसत वजन 1.5 kg क्या होता है? 1.5 kg बढ़ रहा है। अच्छा क्यों बढ़ रहा है इसके बारे में देखते हैं। यदि एक व्यक्ति जिसका वजन कितना 65 kg है को निकाल दिया जाए, मतलब नए व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए। प्रतिस्थापित करने का मतलब कि 65 किलो वाले व्यक्ति को निकाला गया, इसके जगह पे कोई दूसरा व्यक्ति आया, है ना। तो नए व्यक्ति का वजन बताइए। अच्छा एक बात बताओ, 8 व्यक्तियों का औसत वजन 1.5 kg बढ़ रहा है, मतलब जितना औसत बढ़ेगा उतना सारी संख्या बढ़ेगी। ये बात तो हमने बताई है। तो इस बिहेव पे अगर हम बात करें तो 8 व्यक्तियों पे कुल कितना बढ़ जाएगा? तो आप कहोगे सर 8 × 1.5, है ना। अरे इंटू करोगे ना सब निकालने के लिए, तो ये कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा ना, ठीक है। मतलब 12 किलो बढ़ जाएगा। 65 किलो वाले व्यक्ति को हटा के जब नया व्यक्ति ला रहे हैं तो इससे ज़्यादा वजनदार लाएंगे तब एवरेज बढ़ेगा कि कम लाएंगे तो बढ़ेगा? ज़्यादा। कितना ज़्यादा वजन लाएंगे भाई? 12। तो मतलब 65 किलो का व्यक्ति तो हटाया आपने, इससे 12 किलो ज़्यादा का लाया, तो कुल कितने का लाया? 77 kg। मतलब नया व्यक्ति कितना है? 77। कुल मिला के आपको एवरेज का टोटल से गुणा करके जोड़ देना है उसमें। अच्छा बोलता अगर कम है तो घटा देते। हाँ, एक प्रश्न इसी टाइप का और है, इसको बताइए। किसी कक्षा में 24 लड़के हैं जिनका औसत 3 महीने कम हो जाता है। अच्छा 3 महीने कम हो जाता है ना, तब 16 वर्ष का एक लड़का नए लड़के द्वारा प्रतिस्थापित होता है। अच्छा 20 वर्ष। नए लड़के की आयु बताइए। कहीं आंसर ही तो 16 नहीं है। हाँ देखो 24 लड़के हैं। अच्छा 20 वर्ष के लड़के को प्रतिस्थापित करने की वजह से पूरा कांड हो रहा है इसमें। तो 24 लड़के हैं। अच्छा एवरेज क्या हो रहा है भाई? इस बार केजी की बात नहीं की, इस बार महीने की बात की, है ना, उम्र की बात की इस बार। तो 24 पे 3-3 महीने बढ़ा होगा या घटा होगा? अगर बढ़ रहा है तो बढ़ जाएगा, घटा रहा होगा तो घट जाएगा। 24 3 कितना? 72। मतलब 72 महीने बड़े होंगे। 72 महीने को अगर साल में बदलने की जरूरत पड़ जाए तो क्या करोगे भाई? 12 से भाग दे देंगे।
तो 12 से भाग दे देंगे तो इसको हम 6 ईयर भी बोल सकते थे। अच्छा, ये औसत क्या हो रहा था, 3 महीने कम हो रहा था कि ज़्यादा कम हो रहा था, मतलब इस वाले लड़के को हटाया गया होगा, तो इससे कम उम्र का लड़का लाया गया होगा। तो 20 साल के लड़के के साथ छेड़खानी हुई है ना, है ना। अरे भाई मतलब इसको हटाया गया है, ठीक है, ज़्यादा समझते हो। इसका मतलब 6 साल के लड़के को निकाल दिया गया है। हाँ, ये आपका आंसर है, ठीक है। किसी परीक्षा में 77 विद्यार्थी द्वारा प्राप्त औसत अंक 17 है। टोटल विद्यार्थी अगर 77 हैं तो इनका जो एवरेज स्कोर है वो 17 है। यदि उत्तीर्ण विद्यार्थियों का औसत अंक 19 तथा अनुत्तीर्ण होगा, यहाँ पे है ना, अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों का औसत अंक 8 है, तो उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या क्या है, ये बात आपसे पूछी है। बताओ भाई, बेसिक जानना चाहते हो? बेसिक अगर जानना चाहते हो तो बेसिक बता देंगे, फिर बताएंगे कि एग्जाम में करना कैसे रहेगा, है ना। बेसिक बताया जाए। देखिए, सबसे पहले बेसिक के बारे में बात करें तो आपसे पूछा है तो उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या क्या है, तो इसको हम लेट कर लेंगे। बेसिक के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसको हम मान लेंगे कि माना उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या है ना, इसके सामने की संख्या बराबर x, ठीक है। माना उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या बराबर कितना, x है। अब यही पूछा था कि उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या ही बतानी है आपको, तो ये हमने मान लिया कि चलो भाई उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या x है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखिए, यदि उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का औसत अंक कितना है, 19 है, तो भाई 19 है लेकिन औसत x है तो 19x, है ना। अनुत्तीर्ण वाले के बारे में बात किया, अनुत्तीर्ण कितने हैं भाई, 8 है ना, ठीक। अच्छा, एक बात यहाँ से मान ला, उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या अगर x है तो टोटल विद्यार्थी कितने हैं, तो यहाँ से अगर हम अनुत्तीर्ण की बात करें आपसे, अनुत्तीर्ण विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 77 माइनस x होगा कि नहीं होगा, 77 माइनस x हो जाएगा, तो 19x ये उत्तीर्ण वाले थे। अच्छा, इसमें से प्लस 77 माइनस x अनुत्तीर्ण है, और इनका औसत कितना है भाई, 8 है, और बराबर कुल मिला के अगर बात किया जाए तो 77 स्टूडेंट थे जिनका औसत अंक कितना था, 17 था। यही होता है, समझना पड़ता है ध्यान से। अब एक बार फिर से सुनो ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूँ। उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या पूछा था, हमें नहीं पता, माना उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या x, टोटल विद्यार्थी 77 है, इसलिए अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 77 माइनस x। ये बात समझ में आ रही है ना दोनों। अब हम चूंकि 77 विद्यार्थियों का औसत अंक 17 दिया गया है प्रश्न पहले से ही, तो 19 जो उत्तीर्ण विद्यार्थी हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है कि यदि उत्तीर्ण विद्यार्थियों का औसत अंक 19 है, तो भाई अगर हमने x विद्यार्थी माना है, औसत 19 है तो 19x, अनुत्तीर्ण कितना हमने माना है, 77 माइनस x, औसत कितना है 8, तो 77 माइनस ये माइनस है ना, 77 माइनस x का कितना 8, और टोटल का कितना भाई 77 है, 17 औसत है, तो इसलिए हम इसको, तो अगर बस इसको सॉल्व कर देंगे आंसर हो जाएगा। चलिए हम सॉल्व कर दे रहे हैं वैसे, 19x प्लस देखिए 77 गुणे 8 अंदर आएगा तो माइनस 8x, हमने गुणा नहीं किया, ऐसे ही रहने दिया, कोई दिक्कत है क्या इसमें, है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, बराबर ये कितना हो जाएगा 77, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको घटा लेंगे, 8x 19x में से कितना आ जाएगा 11x बराबर 77 गुणे 17 ये वाला। अरे भाई मैं क्या कर रहा हूँ, 11x ये हो गया, इससे इसको घटा दिया, 19x में ये घट गया बराबर। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, उधर की लेके जाएंगे, तो माइनस 77 गुणे 8 है ना ये वाला तो पहले ही हमने छाप लिया है इसको, ठीक है। अब इधर देख लीजिए,
यहाँ से हम बोल सकते हैं कि सर 11x बराबर, इसमें देखो दोनों पद में 77 है ना, तो 77 को हम कॉमन बना देते हैं। क्या बचेगा? 17 यहाँ बचेगा -8, 17 -8, तो x बराबर देखिए यहाँ से 9 बचेगा, तो 11x बराबर 77 गुणे 9, तो 11 से आप काट भी सकते थे 7 बार, है ना, तो x बराबर 63, तो x का मान कितना आ गया? 63 आ गया, है ना। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि x को हमने मान ही लिया था जो चीज़ पूछी गई थी। तो ये थोड़ा सा बात हमको नहीं समझ में आती, दूसरा तो बताएंगे ही, इसीलिए हम पहले ही बोल लिए कि आपको बेसिक जानना है। अगर कहीं दिक्कत हो तो मैं फिर से समझा दूंगा इसको। हाँ समझा देना, छाप लीजिए फिर समझाते हैं। हो गया? एक बार जल्दी से देख लीजिए। देखिए पहली लाइन को बड़ा स्पष्ट तरीके से देखिए कि किसी परीक्षा में 77 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त औसत अंक 17 है, मतलब टोटल स्टूडेंट 77 है, तो औसत अंक कितना है? लेकिन इसमें कुछ कंडीशन दी गई है कि यदि, है ना, यहाँ पे बोला है कि यदि उत्तीर्ण मतलब पास अभ्यर्थियों की संख्या, औसत अभ्यर्थियों का औसत अंक 19 है पास वालों का, और फेल वालों का कितना औसत अंक है? 8, तो उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या, चूंकि ये औसत अंक है 19, तो संख्या पूछ रहा है कि कितने स्टूडेंट, है ना। तो हमने मान लिया कि चलो माना उत्तीर्ण विद्यार्थियों का संख्या कितना है? x है, तो भाई टोटल स्टूडेंट थे 77, इसमें से पास हो गए x, तो फिर फेल कितने हुए? 77 - x, क्योंकि 77 पहले ही हम लोग देखा है। अब देखो x विद्यार्थी हमने पास वालों के माने हैं, अब पास वालों का जो औसत अंक है 19 है, तो इनका योग कितना, सम कितना? 19 गुणे x, है ना, तो 19x। फेल वाले कितने हैं? 77 - x स्टूडेंट, इनका औसत कितना है? 8, तो सम यही हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो ये बराबर कर देंगे 77 विद्यार्थियों के औसत अंक के 17 के, 77 विद्यार्थियों का औसत अंक 17। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 19x ऐसे ही रहने देंगे, 8 का गुणा अंदर करेंगे तो 77 गुणे 8 -8x बराबर ये यहाँ से घटा लिया, है ना, 19x और ये माइनस का है तो 11x बराबर ये 77x यहीं पे रहने दिया, ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, प्लस में है ना, तो 11x बराबर, अब यहाँ से 77 दोनों में है तो हमने ले लिया कॉमन, तो 77 हमने जब कॉमन लिया तो बचा क्या? यहाँ से 17 बचा, यहाँ से 8, तो 11x बराबर 77 तो कॉमन लिया था, अब इसको सॉल्व किया, है ना, ये 8 है, तो 77 में से 8 घटाया तो 9, 11 से 7 बार, तो x का मान कितना आ गया? 63, यही आपसे पूछा था x को। अब इसको हम आपसे बताते हैं करना कैसे है। देखिए यहाँ पे ये बोला गया है कि पास दो प्रकार के विद्यार्थी हैं, एक उत्तीर्ण मतलब पास लिख रहा हूं, है ना, एक अनुत्तीर्ण का मतलब मैं फेल लिख रहा हूं इसको, है ना। ठीक है, पास वाले कितने हैं भाई? पास वालों का औसत कितना है? 19, फेल वालों का औसत कितना है? पास वालों का औसत 19, फेल वालों का 8, कुल विद्यार्थियों का औसत कितना? 17। इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, एक ऐसी लाइन पे ऐसा खींचते हैं, 19 में से 17 को घटाएंगे कितना आएगा? अंतर लेना होता है दोनों का, कोई बड़ा छोटा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें जब खास बात जानते हो क्या होता है? इन दोनों नंबर के बीच में ये नंबर होता है, तो 17 और 19 का अंतर कितना? 2, 17 और 8 का अंतर 9। ठीक है, ये बात बोली गई। अच्छा, हमारे हिसाब से पास अगर 9 है तो फेल कितने हैं? दोनों मिला के कितने हैं? लेकिन क्वेश्चन में तो 77 है, तो एक का मान कितना हो जाएगा? 7। तो पास पूछा है ना आपसे, तो 9 है, तो एक का मान अगर 7 तो 9 का कितना? 63। फेल पूछेगा तो आ रहा है ना मामला। ठीक, इसे बोलते हैं एलिगेशन, इल्जाम वाला नहीं, प्रमिश्रण वाला, है ना। पढ़ाएंगे, ये टॉपिक है पूरा।
लगता है सर जो पैर वाला था पकड़ी हुई चलो कई क्वेश्चन में लगाते हैं इसको, ट्राई करते हैं। ऐसा प्रश्न आपने अक्सर देखा होगा, गेंदबाजी और बल्लेबाजी वाले, है ना। एक बल्लेबाज 16वें पारी में 92 रन दौड़कर अर्जित करता है। रन से मतलब होता है क्वेश्चन में घुमाने के लिए दौड़कर चाहे सिक्स बोल देता है, ओवरऑल इनका मतलब होता है रनों से कितना बना, बस इससे मतलब होता है। दौड़ के बनाए चाहे बाउंड्री से बनाए हो। तो एक बल्लेबाज 16वें पारी में 92 रन दौड़कर अर्जित करता है। इस प्रकार उसकी औसत में 4 की, है ना, 4वीं नहीं 4 की होगी, यहाँ पे 4 की वृद्धि होती है। 16वें पारी के बाद बल्लेबाज का औसत क्या है, ये बात आपसे पूछी है। एक बात समझ रहे हो, 16वें पारी में 92 बना रहा है, इसका मतलब इसके पहले 15 पारी वो खेल चुका है ना। तो यहाँ पे हमने लिखा 15th, बेसिक की बात कर रहे हैं, बताएंगे फिर तरीका। 15 पारी इसके पहले खेल चुका है, इसका औसत कितना है 15 पारी का? 15 पारी का औसत कितना हमें नहीं पता, तो हम मान लेंगे कि चलो भाई 15 पारी तक औसत कितना था। आज इसने खेली है 16वीं पारी। अच्छा, इसमें कितना रन बनाया है? 92, है ना। अच्छा, अगर औसत आप एक पारी का मान लीजिए x मानेंगे तो 15 पारी का कितना हो जाएगा? 15x प्लस 92 डिवाइड बाई ये कुल कितनी पारी हो गई? 15 पारी, ये एक पारी है 16 पारी। अच्छा, हमने औसत x माना था, लेकिन जब ये 92 रन बना दे रहा है तो औसत में 4 की वृद्धि हो जा रही है, तो औसत अब कितना हो जाएगा? x प्लस 4, क्योंकि 92 आने के बाद हम तो 15 पारी का औसत x माने थे ना, लेकिन 16वीं पारी लगने के बाद औसत 4 बढ़ जाता है। तो अब आप देखो इसको सॉल्व कर लो तो वो आपका आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं कैसे भरा है। देखो 15x प्लस 92 बराबर इधर जाएगा 16x, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको 15 को उधर लेके चले जाइए तो x हो जाएगा, ठीक है। 64 को इधर लेके आइए तो घट जाएगा, तो कितना आएगा? 28, 12 में से 8, 28 ही आएगा, है ना। x बराबर कितना? 28। मतलब x का कितना है? x का मान 28। अच्छा, x का मान 28 का मतलब समझ रहे हो? 15 पारी तक औसत 28, क्योंकि 15 पारी का मान हमने माना था ना x। आपसे पूछा क्या है? पारी मतलब 16वीं पारी के बाद का औसत। 16वीं पारी के बाद का औसत तो आपने इसको माना था ना, तो x का मान 28 प्लस 4 32। तो अब का औसत कितना? 32। तो इतना ज़्यादा नहीं करना होता, फिलहाल आप देख लीजिए 28 प्लस 4 बराबर 32, ये आपका औसत हो गया। एग्जाम में कभी ऐसे क्वेश्चन मिल जाए तो इसको आप सौभाग्य समझिएगा। हाँ, मतलब जल्दी से करने का प्रयास करेंगे, है ना। देखो 15th पारी और फिर बाद में एक 16वीं पारी भी हमने खेली, इसमें आपने कितना बनाया? 92 रन। आपने 16वीं पारी में 92 बना दिया तो आपका औसत क्या हुआ? बढ़ गया। औसत बढ़ने का मतलब पूरे पारी में औसत बढ़ा होगा। औसत का मतलब यही होगा ना, शुरू से लेकर अब तक की पारी में। मतलब पहली पारी में भी औसत बढ़ा होगा 4, दूसरे में भी 4 बढ़ा होगा, इसी प्रकार से सब में बढ़ा होगा। तो 15 पारी में भी बढ़ गया होगा। तो एक पारी में अगर 4 बढ़ रहा है तो 15 पारी में कितना बढ़ा होगा? 60, इधर जाके -60 32। आई ना मामला समझ में? छापो। कितना आ रहा है भाई आंसर? देखो 19वीं पारी में 2 दौड़ लगाने से चूका, मतलब 19वीं पारी में बनाया कितना? 98। भाई 19वीं पारी में बनाया 98, इसका मतलब इसके पहले कितना पारी खेला होगा? 18। औसत में कितने की वृद्धि आ रही है? 3 की। तो सब पे 3 की वृद्धि हुई होगी, तो 18 पे कितने की वृद्धि? 18 गुणा 3 बराबर कितना? 54 आएगा। अब ये 54 इधर जाएगा तो क्या होगा?
गड़बड़ा जा रहा है कभी कभी। एक बार बनवाया गया था इसको बढ़िया तरीके से, फिर भी अब उसका औसत लगभग 44। ये प्रश्न आप में नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी सीजीएल उजीएल में आता है, एसएससी में, इसीलिए एक ही डाला है ना कि कभी आ जाए तो ऐसा ना हो कि नहीं बताया गया है, बस इसके लिए। एक बॉलर का औसत 12.4 रन प्रति विकेट है। बॉलर का औसत, इस बार बैटर नहीं है, बॉलर है ना। आज के मैच में उसने 26 रन देकर 5 विकेट ली। उसमें उसका औसत 0.4 रन प्रति विकेट कम हो गया। तो आज के मैच तक उसने कुल कितने विकेट लिए? ठीक है, बॉलर का औसत कैसे निकाला जाता है? बॉलर का औसत जानते हो, जितने कम रन देगा उसका औसत उतना बढ़ता है। ठीक है, जितने ज़्यादा विकेट लेगा उसका औसत उतने बढ़ेगा। लेकिन 26 रन देकर 5 विकेट लिया, इसका क्या मतलब हुआ? अगर आज के मैच में किसी बॉलर ने 26 रन देकर 5 विकेट लिया और आज ही के मैच का औसत बोले तो 26/5, ये उसका क्या हो जाएगा? औसत हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं इसको जल्दी से कैसे करते हैं। आज के मैच में उसने 26 रन देकर 5 विकेट लिया। अच्छा, बॉलर का पहले का औसत कितना था? 12.4। आज के मैच का हम यहाँ लिखेंगे, इसके पहले का मैच हम लिख ले रहे हैं यहाँ पे, पहले और आज, है ना। समझ जाइएगा क्या है आज ही, है ना। अच्छा, आज के मैच में जो भी कांड किया उसके बाद इसका औसत ओवरऑल क्या हो गया है? 0.4 की कमी हो गई है। मतलब पहले 12.4 थी, अब 0.4 की कमी होगी तो होगी कितनी? 12 हो जाएगी। तो ओवरऑल औसत कितना है? 12। लेकिन आज वाला कैसे पता चले? तो हम ये भी आपने बताया कि आज का औसत निकालने के लिए टोटल रन 26 डिवाइड बाई 5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 × 5 = 25 दशमलव कितना। तो आज का कितना है इसका? 5.2। बस ऐसे करेंगे। देखिए 12.4 और 12 का अंतर कितना है ना, और इसका कितना? 6.8। 6.8। ठीक है, यहाँ से हम क्या देखो, पॉइंट है, पॉइंट हटा देंगे, पॉइंट से पॉइंट काट देंगे तो 4 से काटोगे तो 1:17। हमारे हिसाब से अगर इसने आज 1 विकेट लिए होंगे तो इसके पहले कुल 17 विकेट ये ले चुका है। लेकिन आज के मैच में क्या 1 विकेट लिया है? आज के मैच में 1 विकेट तो लिया नहीं। ये तो हमारा आज का मैच का रेशियो है ना कि 1 विकेट लिया। इसके पहले वो 17 विकेट ले चुका है, लेकिन आज के मैच में उसने 1 विकेट नहीं लिया। आज के मैच में कितने विकेट लिया वो? 5 विकेट। 1 का मान कितना? 5। 1 का मान 5 तो 17 का मान कितना? 17 × 5 85। लेकिन यहाँ से बात नहीं रुकती, रुको, पहले पूछा क्या है? आज के मैच तक उसने कुल कितने विकेट लिए? आज के मैच तक, ये आज के मैच के पहले 85, आज 5, दोनों को जोड़ा तो 90। तो आंसर क्या? जल्दीबाजी नहीं करनी, नहीं सब काम गड़बड़ हो जाएगा बनते हुए भी। ऑप्शन में सौभाग्य से रहेगा भी वो। एक कार्यालय में कुल कर्मचारियों का औसत वेतन 130 रुपये है। ठीक है भाई, 130 रुपये। हाँ, अधिकारियों का वेतन औसत कितना है? 540 औसत वेतन, और गैर अधिकारियों का 14। यदि अधिकारियों की संख्या 16 है तो गैर अधिकारियों का, आसान प्रश्न है ना। देखिए, कुछ ऑफिसर हैं, कुछ नॉन ऑफिसर हैं। ठीक है, ऑफिसर का औसत वेतन और जो गैर अधिकारी हैं मतलब उनका कितना है? 114। ओवरऑल कुल कर्मचारियों का आ रही ना बात समझ में? अंतर कितना? 16।
यहाँ पे कितना 0 1 4। 4 ऑफिसर कितने हैं? 16 नॉन ऑफिसर? 4 इसमें बोला है कि ऑफिसरों की संख्या कितनी है? 16 है। तो गैर अधिकारियों की संख्या, सौभाग्य से अधिकारियों की संख्या इसमें थी 16 पहले से ही, कुछ गुणा भाग करने की ज़रूरत नहीं है। अधिकारी 16 है तो इसका मतलब 410 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा गैर अधिकारी का। गैर अधिकारी का रेशियो ये, इसमें गुणा भाग करने की ज़रूरत ही नहीं थी, पहले से रेशियो बराबर था। आप लोग इसको यहाँ भी मैच होना चाहिए, इससे का कोई तात्पर्य नहीं है, है ना। देखो अब प्रश्न को समझो पहले आप लोग ध्यान से। बोला है कि एक छात्रावास है जिसमें 42 विद्यार्थी हैं, ठीक है। यदि विद्यार्थियों की संख्या में 7 की बढ़ोतरी होती है, मतलब एक छात्रावास है, पहले उसमें कितने विद्यार्थी थे? 42। यदि विद्यार्थियों की संख्या में 7 की बढ़ोतरी होती है, मतलब 7 विद्यार्थी और आ जाते हैं, तो सब हो जाता। तो मेस के खर्च में कितने की? 32.5 रुपये की प्रतिदिन की बढ़ोतरी होती है, जबकि औसत खर्च में 1.5 रुपये प्रति व्यक्ति की कमी होती है। तो मेस का प्रारंभिक खर्च बताइए। ये बात कुछ अटपटी सी नहीं लगी कि बढ़ गई घट गई? कुछ समझ में आया? क्या हो गया? नहीं समझ में आया? अब समझो ध्यान से। जैसे मान लो कि आप अकेले कहीं रूम लेके रह रहे हो, आप किराया दे रहे हो 2500 रुपये। कितना हो रहा है? 2500 रुपये। पर्सनल खर्चा छोड़ो, केवल रूम पे समझो, 2500 रुपये किराया दे रहा। अब आपका कोई एक पार्टनर आ गया, है ना। अब जब पार्टनर आ जाएगा तो हो सकता है कि मकान मालिक बोलेगा कि 2 लोग रहोगे तो 3000 लेंगे, बोल देता है ना अक्सर। तो क्या हुए? रूम का रेंट 3000 हो गया, तो रूम का रेंट तो 500 बढ़ गया, लेकिन जब तुम 2 लोग रहोगे तो आधा आधा पैसा दोगे, तो कितना देना पड़ेगा? पहले 2500 से कम देना पड़ेगा कि नहीं? तो ओवरऑल यहाँ पे वो 32.5 बढ़ा था, लेकिन प्रति व्यक्ति क्या हुआ था? 1.5 की कमी हो गई थी। यही बात तो है इसमें। आ रही ना मतलब समझ में इसमें? बस। तो आपसे पूछा है कि प्रारंभिक खर्च बताइए, तो हम मान लेते हैं कि चलो भाई प्रारंभिक खर्च कितना है। पहले हम बेसिक स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं, उसके बाद कर लीजिएगा आप लोग। टोटल 42 स्टूडेंट थे, प्रारंभिक खर्च हम मान लेते हैं x था, तो 42x हो जाएगा औसत खर्च, है ना, माना x, ठीक है। इसमें क्या हुआ है? अच्छा, खर्च में कितने % की वृद्धि हुई है? 32.5 की। अब क्या हुआ है? पूरे खर्च में हम मान लेते हैं कि टोटल x था, इसमें से 1.5 की वृद्धि कमी हुई है। अच्छा, अब स्टूडेंट कितने हैं? पहले 42 थे, अब 7 बढ़ गए 49, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो प्रॉपर आंसर आ रहा होगा। कहिए तो किया जाए, किया जाए कि हो जाएगा? अच्छा, किया जाए किया जाए, ठीक है। चलो भाई कर लिया जाए। 42x प्लस 32.5 बराबर 49 माइनस 73.5, कितना आ रहा है बताओ? 24.5 हो जाएगा ना, आधा। 1.5 गुना करना है तो 49 तो पहले से रहेगा, 24.8 जोड़ दो, 23.5 ही जोड़ो ना, तो आ जाएगा 73 कितना? नहीं समझ पाए क्या हो रहा है? अरे भाई 49 का गुणा हम कर रहे हैं 1.5 में, तो अंदर। अच्छा, यहाँ पे 49x होगा ना, इसीलिए नहीं समझ आया तुमको। 49 का गुणा x में किया तो 49x, माइनस 1.5 में किया तो 73.5, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा, इसको इधर लेके आएंगे तो 42 में से इसको घटाएंगे तो 7x, इधर जाएगा माइनस में है, प्लस हो जाएगा कितना? 3 2 5 106। तो x बराबर कितना? 106 बटे 7। लेकिन x का मान थोड़ी पूछा था आपसे। आपसे पूछा था कि प्रारंभ में कितने खर्च लग रहा था, प्रारंभ में विद्यार्थी कितने थे, तो गुणे 42, 7 छंग 42,
6 का जब आप लोग गुणा कर रहे होंगे इसमें तो 6 छंग 36 ये आ जाएगा मामला, है ना। तो ये कैलकुलेटिव का पार्ट था बेसिक वाला, अभी हम बता रहे हैं कैसे किया जाएगा इसको। नहीं समझ में आया क्या कुछ, का हो गया? ये वाली लाइन समझ में आई ना, पहली वाली ये समझना है, बाकी तो कैलकुलेशन है। बेसिक वाले में कुछ होता नहीं, बस दिल को तसल्ली मिल जाती है, इसके अलावा इसका कोई काम नहीं है। आगे सरल सरल है, क्या है, कर लोगे? देखने में लग रहे हैं, है ना कि सरल है। अरे हो जाए, कोई क्वेश्चन कर लिया जाए तब तो सरल है। तो भाई सर आ ही नहीं रहा है, किस बात का सरल है भाई? ऐसे ही होता था जब हम लोग इंटर में पढ़ते थे ना। फिजिक्स वाले सर बहुत बढ़िया हैं, फिजिक्स कभी समझ में आई नहीं, होता है ना बस। तो ये मामला हो गया आपका। तो अब आ जाओ, देखो ध्यान से करना कैसे है इसको। अब सुनो, ये मेस का खर्च 32.5 बढ़ जाना, प्रति व्यक्ति 1.5 रुपये कम हो जाना, ये सब कांड क्यों हो रहा है? इन 7 व्यक्तियों की वजह से सब हो रहा है। ये ना आए होते ना ये सब कहानी हुई होती। मतलब इन 7 व्यक्तियों के आ जाने से कहानी में क्या बदलाव आया कि सर 32.5 तो ये बढ़ ही गया था, प्रति व्यक्ति। अच्छा 32.5 प्रति व्यक्ति क्या हुआ है भाई? 1.5 रुपये बढ़ रहा है। अच्छा ये खुद भी आ गए थे, पहले 42 थे और ये भी आ गए 7, तो कुल 49 थे। 4900 व्यक्ति पे क्या हुआ है? 1.5 रुपये बढ़ गया है। तो कुल कितना? 73.5। इसी में जोड़ दो 73 हम लोग। तो एक का समझ में आ रहा है ना क्या होने लगा है अब? तो इसको हम काट दे रहे हैं, कैलकुलेशन का पार्ट हो गया है। तो अब देखिए, तो 7 का मान कितना? अरे वही वाला कैलकुलेशन है, भूल गए? 106। तो 1 का मान कितना? 106/7। पूछा कितने का था? अरे प्रारंभिक 42 का। तो 42 का गुणा कर दीजिए दोनों तरफ, इधर भी 42 का गुणा कर दीजिए। 600 कितना? 636 था ना बस। अच्छा हम बोल रहे हैं कि मेस का खर्च पूरा बढ़ जाना 32.5, प्रति व्यक्ति इतने की कमी हो जाना, ये सब क्यों हुआ? क्योंकि 7 व्यक्ति आ गए, ये ना आते ना ये होता। तो 7 व्यक्ति की वजह से 32.5 तो बढ़ा ही था, लेकिन 7 व्यक्ति आ गए और प्रत्येक व्यक्ति पे एवरेज बढ़ा 1.5, तो प्रत्येक पे बढ़ा होगा। तो 7 व्यक्ति आने के बाद 42 और 7 कितना हो गए? 49। तो 49 पे 1.5 बढ़ा होगा, तो कुल कितना बढ़ गया? 49 × 1.5, दोनों को जोड़ दिया, 7 का कितना अंतर है? 106 बस। अगला प्रश्न करो इसी पे सब लोग। देखिए क्या करना होता है। देखिए क्या हुआ कि 4 बच्चों की बढ़ोतरी हुई, तो पूरा कहानी इन्हीं के ऊपर डिपेंड करेगा। ये ना आते ना कुछ गड़बड़ होता। तो क्या क्या हुआ है? 32 रुपये बढ़ा है पहले तो, और प्रत्येक व्यक्ति 1 बढ़ा है। तो 36 व्यक्ति पहले थे, 4 ये आ गए 40। अरे 40 पे 1 की बढ़ोतरी, तो कुल कितने की बढ़ोतरी? 40 की। तो प्लस 40, तो 4 पे कितने की वृद्धि भाई? 40 भी 60 30 63। 1 की कितनी? 63/4। पूछा क्या तो सहभोज की प्रारंभिक खर्च बताइए। प्रारंभ में कितने बच्चे थे? 36 × 36, दोनों तरफ 36 से गुणा कर दीजिए, वही बातें होती हैं। देखो 4 से कितनी बार? 9 बार, है ना। 9 × 3 = 27, 9 × 6 = 54, 55 और 56, 5-7। कहाँ दिक्कत आ रहा है तुम लोग को? सर ये 23 हाथ लिखे, 23 था ना क्वेश्चन में? 32 है। अच्छा 32 था, तो पूरा आंसर फिर गलत हो गया ना। यहाँ पे 32 था, तो यहाँ अगर 32 होगा
तो पूरा आंसर फिर गड़बड़ हो गया मामला यहाँ से। तुम कॉन्सेप्ट नहीं समझते, तुम लोग फीलिंग लेने के चक्कर में ज़्यादा पड़े रहते हो। ठीक है, यहाँ पे अगर 32 है तो फिर 4 3 7 यहाँ 72 हो जाएगा, है ना। तो 1 का मान कितना हो जाएगा यहाँ से? 72/4। 36 का चाहिए आपको, तो यहाँ से 9 बार, 9 दूनी 18, 9 7 63 और 1 64। देखो भाई, सुरेश का अंग्रेजी और इतिहास मतलब इंग्लिश है प्लस हिस्ट्री, औसत अंक 55 है। 2 विषय है तो 55 दूना सम कितना? 110। क्या बोल रहे हो भाई? 55 इनका औसत अंक है, मतलब एक व्यक्ति का 55, तो दोनों का इंग्लिश और हिस्ट्री मिला के 110 हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा? ठीक है। उसका अंग्रेजी और विज्ञान, इंग्लिश और साइंस में औसत अंक कितना है भाई? 65 दूना कितना? 130। तो इतिहास और विज्ञान में प्राप्त अंकों का अंतर बताना है आपको। इक्वेशन है, बदल देंगे साइन हर जगह का, तो आप नोटिस करेंगे कि सर ये पार्ट कट गया, है ना। तो हिस्ट्री और बराबर इसका अंतर कितने का आया? 20। किसी का आंसर नहीं आया सही में, है ना। तो अंतर कितने का आया? 20 का आया। यही तो अंतर हो गया ना, अंतर माइनस का चिन्ह अंतर ही तो है डायरेक्ट। 130 वाला इंग्लिश और विज्ञान, इंग्लिश और विज्ञान है, औसत 65 है। तो औसत का मतलब लगभग एक व्यक्ति का, तो चूंकि 2 हो गया ना, 2 सब्जेक्ट हो गया इंग्लिश और विज्ञान, तो 65 का जैसे डबल कर दिया। 3 अगर होते तो हम 3 गुना कर रहे होते, है ना। जितने सब्जेक्ट रहेंगे उतने गुना कर देंगे इसको हम। अगला प्रश्न, गणेश के द्वारा अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और इतिहास में अर्जित अंकों का औसत अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल और गणित से अर्जित औसत अंक से 15 कम है। उसके द्वारा विज्ञान और भूगोल में अर्जित अंतर क्या है? अंक का अंतर बताया जाए। देखिए, अंग्रेजी है, साइंस है, मैथ है और हिस्ट्री है। इसके बाद है इंग्लिश है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, मैथ है। 15 कम है ज़्यादा हो अलग बात है, पहले मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। इंग्लिश, साइंस, मैथ, हिस्ट्री, अगर हम इनका औसत मान लें 4 या फिर ए मान लो, इनका औसत ए, तो एक व्यक्ति का नया ए इसमें है कितने? 4 ए औसत हो गया। अगर हम बाद वाले पार्ट के बारे में आपसे बात करें तो मेरे यहाँ से देखिएगा, इंग्लिश, विज्ञान, गणित और इतिहास में अर्जित अंकों का जो औसत है, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल और गणित के अर्जित अंकों के औसत से 15 कम है। किसका कम है? इसका कम है कि इसका कम है? तो 4A माइनस, ठीक है। साइन चेंज कर दीजिए हर एक जगह का, ठीक। क्या क्या कट रहा है इसमें? इंग्लिश, मैथ, हिस्ट्री, विज्ञान और ज्योग्राफी, यही पूछा है। विज्ञान और ज्योग्राफी का अंतर 4A से 4A कटेगा, -15। ज्योग्राफी और विज्ञान तो नहीं पूछा, -15। फिर ये उल्टा तो तुम सुनो यार, गड़बड़ हुआ है। अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और इतिहास में अर्जित अंकों का औसत, इसके बारे में बात की गई। अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल और गणित से अर्जित अंकों से 15 कम है।
अरे ऊपर वाले की बात कर रहा है ना, 15 कम ऊपर का वाले का ना है। ऊपर वाले से 15 कम है सर। कहाँ देखो, अंग्रेजी गणेश के द्वारा अंग्रेजी विज्ञान गणित और इतिहास में अर्जित अंकों का औसत, इसके बारे में बात किया ऊपर वाले का। दूसरे वाले से अर्जित औसत अंक से 15 कम है, दूसरे वाले में बोल दिया इसके बारे में, है ना। तो पहले वाले का कम हुआ ना दूसरे वाले से, नहीं समझ पा रहे हो, है ना। तो ई वाला यहाँ ना होकर ऊपर होना चाहिए था ना। हाँ, तो अगर ये ऊपर जाएगा तो सुनो क्या हो जाएगा, फिर तो बदलाव आ जाएगा इसमें, ये प्लस का हो जाएगा बस, और कुछ बदलाव नहीं होगा। माइनस का 15, माइनस का 15, देखो 4a रहेगा ही क्योंकि ये भी 4 सब्जेक्ट है, तो ये तो कटेगा, लेकिन ये वाला अच्छा -15 ही आएगा तो भी, क्योंकि ये वाला प्लस, हाँ ठीक है। ये वाला भी प्रश्न आपको अक्सर देखने को मिलेगा। सब एक ही वैरायटी है तीनों चारों की, इसका भी वही वैरायटी जाएगा, अलग नहीं है ये। देखिए बोला है सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत तापमान 41 डिग्री। यदि बृहस्पतिवार का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस था तो सोमवार का तापमान क्या था? हो जाएगा, वेरी गुड, करो जल्दी करो, 4 ही मिनट है। देखो सोमवार, मंगल, औसत तापमान 40 डिग्री गुणे 3। ये गुणे 3 क्यों किया पता है? 3 है ना। आगे मंगलवार प्लस बुधवार प्लस बृहस्पतिवार, कितना है भाई इसका? 41 गुणे 3, इसमें भी वही प्रश्न है सब। मंगल से मंगल कट जाएगा, बुधवार से बुधवार, कहाँ बृहस्पति काट रहे हो भाई? सोमवार माइनस बृहस्पतिवार बराबर कितना? 3 डिग्री। अरे गुणा करोगे तो 4 3 12, 120, 41 3 ही का तो अंतर आएगा, 3 डिग्री। आपसे पूछा था सोमवार का तापमान। अच्छा यहाँ देखो बृहस्पतिवार का तापमान कितना है, तो बृहस्पतिवार की जगह पे लिख दूँ तो सोमवार माइनस बृहस्पतिवार का 42 डिग्री बराबर 3 डिग्री। तो यहाँ से सोमवार बराबर ये 42 है, उधर जाएगा प्लस का कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। एक प्रश्न दिया गया है कि 3 लड़कों का औसत आयु 15 वर्ष है ना। उनके आयु का अनुपात 3 5 7 है, तो सबसे बड़े लड़के का आयु बताइए। 5 3 8 7 15, ठीक है, आसान प्रश्न, 7 3 21। देखो 3 लोग हैं, 3 लोगों का औसत कितना? 15 वर्ष। भाई 3 लोगों का औसत अगर 15 साल, तो कुल सम अगर मैं पूछूं तो कुल मिलाकर 45 साल का हो जाएंगे। अच्छा इनका अनुपात 3 अनुपात 5 अनुपात 7, ये कुल मिलाकर हैं कितने? 15। 15 का मान कितना? 45। तो 1 का मान कितना? 3। तो सबसे बड़ा वाला 7 वाला है, 21 साल हुआ ना। समझ नहीं आया? देखिए विद्यार्थियों का जो औसत का अनुपात है एज का 3 अनुपात 5 अनुपात 7 है, मतलब 3 विद्यार्थी हैं, 3 विद्यार्थियों का औसत 15 साल है, मतलब एक विद्यार्थी 15 साल का है, तो तीनों मिला कितने रहे होंगे? 45 साल। तो तीनों मिला के अगर मैं इनको जोड़ रहा हूँ तो भी 15 आ रहा है, तो 15 का मान ही 45 साल है। तो 1 का मान कितना? 15 3 45, तो 1 का मान 3, तो इसमें से बड़ा पूछा है तो 7 बड़ा दिख रहा है, तो 7 गुणे 3 21, छोटा पूछता है तो 3 गुणे 3 9, है ना। एक आखिरी प्रश्न आज का बताया जाए, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले अब यही बात होती है, परसेंटेज पढ़ा तो फ़ायदा, नहीं तो नहीं फ़ायदा। बड़े बड़े परसेंटेज दिख रहे हैं। अब ये बताओ 20% का मतलब
अभी आपके मन में चलना चाहिए कितना होता है ना, ये लिखने वाली बात थी ही नहीं। 25% का मतलब 1/4, 44% का मतलब अरे बोलोगे, अरे मत देखो उसमें कुछ नहीं है। 44% का हमने पढ़ाया है ना, तो 44% का मतलब भाई 44/100। 47 है नहीं, 44 तो है। अब इसको आप काट सकते हैं भाई, इसको काटा तो पहले 22/50 आया, फिर 11/25, तो 11/25 ही घोषित कर दो, क्या दिक्कत है इसको। 11 चौको 44, 25 चौको 100, मतलब इसका मतलब कितना होगा 11/25। तो देखो किसी नगर की जनसंख्या पहले वर्ष बढ़ रही है 20%, तो 5 से कितना हुई 6, दूसरे वर्ष 25%, अच्छा सब बढ़ी रही है ना, तो 4 से 5, और फिर 25 से 36, अरे भाई 25 से 11 बढ़ जाएगी, 5 से हम 5 काट दे रहे हैं, ठीक है। कटने को तो और भी नंबर कट रहे हैं, हम इसी को 2 से और इसको 3 बार 2 से इसको कितना 18 कर दे रहे हैं, है ना। तो 25 अनुपात 54। जनसंख्या कितनी बढ़ गई भाई? 19। 25 दूना 50, 4 हाँ, किस पे? तो 100 पे कितना? 25 चौको 100, लेकिन ये 3 साल पे बढ़ी है ना। औसत पूछा है आपसे, 76/3, तब तो निकलेगा ना औसत, तो जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। औसतन वृद्धि पूछा है आपसे। टोटल तो 76% जनसंख्या बढ़ गई, हमें पता है, लेकिन ओवरऑल कितना बढ़ी देखिए, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 3 त्रिक 9, लगभग 23.25 हम लोग कुछ, ठीक है।